हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के टॉपिक को कहाँ पर छोड़ा था। जी सर, आपने ना मेजरमेंट ऑफ पीपीई पर कट कर दिया था। तो मेजरमेंट का मतलब मैंने बताया था एट व्हाट अमाउंट। तो आज हम लोग उस अमाउंट की बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग उस अमाउंट की बात करने जा रहे हैं कि किस वैल्यू पर ये शो होगी एसेट। अच्छा, तो हमें सबसे पहले ये देखना है मेजरमेंट यानी कि कैलकुलेशन ऑफ पीपीई एट द टाइम ऑफ द एक्विजिशन। ओके, यानी इनिशियल मेजरमेंट बोल सकते हैं जी, एंड आफ्टर रिकॉग्निशन मेजरमेंट बोल सकते। नहीं सर, समझ में नहीं आई बात। जब हम एसेट को एक्वायर करते हैं या एसेट को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो एट द टाइम ऑफ द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ द एसेट वी हैव टू शो इट एट कॉस्ट एंड दैट इज नोन एज कॉस्ट मॉडल जी। और जब हम एसेट को एक बार रिकॉग्नाइज कर चुके होते हैं, इनिशियल रिकॉग्निशन के समय हम लोग मेजरमेंट हमेशा कॉस्ट पर करेंगे, लेकिन उसके बाद जब हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज अ कैरिंग अमाउंट ले जाएंगे तो वी हैव टू शो इट इन आ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यू कैन से वी हैव टू शो इट इन आ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ द पीपीई। ठीक है ना। तो या तो हम इसको कॉस्ट पर शो करेंगे या रीवैल्यूएशन मॉडल अप्रोच अडॉप्ट करेंगे। तो रीवैल्यूएशन मॉडल और कॉस्ट मॉडल, इन दोनों मॉडल्स में से कोई एक मॉडल यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसको हम किनारे कर देते हैं ना। आई एम जस्ट गोइंग टू concentrate myself toward this one approach. What is this one cost model approach? आज मैंने कोई एक एसेट खरीदी, प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट खरीदा। नाउ द टोटल परचेज्ड कॉस्ट ऑफ दैट प्लांट इज 20 करोड़। नाउ आई एम सेइंग परचेज्ड कॉस्ट। यस सर, परचेज्ड कॉस्ट दैट इज ओके। जितने में मैंने एसेट को अपने यहां लाने के लिए खर्च किया, दैट इज आर परचेज्ड कॉस्ट। अच्छा सर, इसमें फिर आप कुछ ऐड करेंगे जी। मैं आपके सामने एक लाइन बोलने जा रहा हूं, वो लाइन आप ढंग से सुनेंगे, फिर मैं जरा उसको थोड़ी देर तक डिस्क्राइब करूंगा। पहले आपके दिमाग में कंफ्यूजन तो क्रिएट किया जाए। जी सर, बिल्कुल, आपका काम ही यही है कि आप कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं तो आपको उस प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको होती। एनी कॉस्ट directly attributable to bringing the asset, okay, to the location and condition, okay, necessary for it, ठीक है, to be capable of operating in the manner intended by management। मैं अब बात कर रहा हूं, मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी 20 करोड़ की। अब उस एसेट को अपनी ऑपरेटिंग कंडीशन तक लाने के लिए, ऑपरेशनल आइटम या पर्टिकुलर बनाने के लिए, भाई आप किसी एसेट को खरीदते हैं तो आप क्या कोशिश करते हैं? सर, उससे हम प्रोडक्शन कर पाएं। तो प्रोडक्शन करने लायक बनाने के लिए जो आप एक्स्ट्रा कॉस्ट आफ्टर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन बियर करेंगे, दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट, दैट इज नोन एज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, मैंने क्या वर्ड यूज किया? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तो जितने भी खर्चे हैं उस एसेट पर उसकी लोकेशन या कंडीशन पर लाने के लिए, ताकि वो पर्टिकुलर एसेट ऑपरेशनल कंडीशन या सिचुएशन में आ सके, सारे के सारे खर्चे उसमें ऐड किए जाते हैं। अच्छा सर, ऑपरेशनल और कंडीशन या लोकेशन तक लाने के लिए जैसा कि इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट था, आई एम द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, नाउ आई एम थिंकिंग दैट दिस एसेट शुड बी वर्क लाइक दिस।
तो अब उस पर्टिकुलर वर्क तक की सिचुएशन तक लाने के लिए जितने भी खर्चे किए जाएंगे, ऑल दोस कॉस्ट आर टू बी एडेड इन द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। इज इट क्लियर? जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया कि किसी भी एसेट में दो चीजें, अभी तक मैंने बताई, दो चीजें शामिल करेंगे, परचेस कॉस्ट, ओके, एक्विजिशन कॉस्ट, ठीक है, दूसरा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट टाइम आप इस पॉइंट को सुनने जा रहे हैं। सर ऐसा क्या है जो हम फर्स्ट टाइम इस पॉइंट को सुनने जा रहे हैं? इसके पहले हम लोगों ने नहीं सुना, बिल्कुल नहीं सुना। और तो और अब जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं, इसके पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और 6 में तो इसकी कभी बात भी नहीं होती थी। जी सर, क्या है ऐसा? तो हम लोगों ने परचेस कॉस्ट ले लिया या एक्विजिशन कॉस्ट ले लिया, प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ले लिया। मैंने बोला ना, जैसा कि मैनेजमेंट उस एसेट से जो काम एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, जैसा कि मैनेजमेंट उस एसेट से जो काम कराना चाहता है उस कंडीशन और लोकेशन तक लाने के लिए वॉट एवर द एक्स्ट्रा कॉस्ट विल बी बोर्न बाय अ पर्सन on particular plant or machinery or property or equipment will be added in the cost of the PPE. Okay, now again we are just going to a new and different thing, और ये आपके लाइफ में सुना हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज यू आर जस्ट गोइंग टू हियर इट फर्स्ट टाइम एवर। क्या है वो तीसरा पॉइंट? डीकमीशनिंग, रीस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटी। अगर मैं कहूं मैंने एसेट को खरीदा है 20 करोड़ में, 2 करोड़ रुपए उसको उस कंडीशन और लोकेशन तक लाने के लिए, ऑपरेशनल कंडीशन और लोकेशन तक लाने के लिए जैसा कि मैनेजमेंट चाहता है, 2 करोड़ रुपए और लग गए। सर ये तीसरा क्या है? डीकमीशनिंग और रीस्टोरेशन। और सिमिलर लाइबिलिटीज, ये क्या है? हमने एक जमीन ली, लीज पर ही ली, ठीक है, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लीज पर पॉइंट आएगा। हमने एक जमीन खरीदी, जमीन ली और लीज पर ली। मैंने वो जमीन जो थी वो 20 साल के लीज पर ली थी। मैंने उस पर पूरा कंस्ट्रक्शन करवाया, बिल्डिंग बनवाई, जो भी बनवाना था अपने ऑपरेशनल कंडीशन तक लाने के लिए, जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट थी वो ऐड किया। नाउ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लीज पीरियड, I have to decommission all the thing. I have to restore the asset as it was given to me. यानी आप उस पर बुलडोजर चला देंगे? जी हाँ जी, मैं उस पर बुलडोजर चला दूंगा। मैं उस एसेट को उसी रीस्टोरेशन, जब आप कोई पर्टिकुलर, देखो ना, आप कंप्यूटर चलाते हैं, हाँ, कोई पॉइंट, कोई आइटम डिलीट कर दिया, आपके रिसाइकिल बिन में गया, रिसाइकिल बिन में लिखता है ना रीस्टोर, जहां था वहां वापस ले जाओ। तो यही है डीकमीशनिंग, जो चीज आपने कंस्ट्रक्ट की उसको डीकमीशनिंग करना, डिसमेंटल करना। तो सर आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि डीकमीशनिंग, रीस्टोरेशन और डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो आज के 20 साल या 10 साल बाद इनकर होगी, उसको आज की डेट में आप कॉस्ट का हिस्सा मानने जा रहे हैं? क्या आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, अभी समझ में नहीं आई बात। मैं ये बोल रहा हूं मेरी एसेट आज की डेट में ये है, 20 साल बाद या 10 साल बाद मैं इस एसेट को वापस प्लेन कर दूंगा, इसको डीकमीशनिंग या रीस्टोर कर दूंगा। जैसे एसेट मैंने ली थी, भाई मैंने तो एसेट प्लेन ली थी, उस पर मैंने ये एक कंस्ट्रक्शन कर लिया या उस पर कमीशनिंग कर ली या इंस्टॉलेशन कर लिया। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट लीज पीरियड आई एम जस्ट गोइंग टू डीकमीशन और रीस्टोर दैट, ओके, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स और डीड। Now, at the time of the restoration or decommissioning, I have to incur 6 crore. Whether it would be the part of the cost today, हम लोग को तो ये अच्छी तरह मालूम है ना कि अगर हमें कोई एक्सपेक्टेड लॉस होता है तो उस एक्सपेक्टेड लॉस का प्रोविजन आज कर दिया जाना चाहिए।
जी सर, ये भी तो एक एक्सपेक्टेड लॉस है विच वी कैन एस्टिमेट रिलायबली। अगर हम इस कॉस्ट को एस्टिमेट आज कर सकते हैं, क्यों ना हम इस कॉस्ट को भी अपनी पीपीई की कॉस्ट का हिस्सा माने। अब तक क्या होता था, 6 करोड़ रुपए 20 साल बाद लगते थे, दैट वुड बी द फॉर्म पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट पार्ट ऑफ द कॉस्ट। उसको हम उस समय पीएल में ट्रांसफर कर देते थे। एज एंड व्हेन द कॉस्ट विल बी इनकर्ड, विल ट्रांसफर इट इन आ पीएल अकाउंट। दैट वाज द कस्टम व्हिच वी वर अडॉप्टिंग टिल नाउ। लेकिन आफ्टर रिवीजन ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, वी हैव टू मेक इट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। अब क्लियर है? यानी सर आप जो 10 साल 20 साल बाद जो 6 करोड़ खर्च करने जा रहे हैं, आज उसको आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉस्ट का हिस्सा दिखाएंगे, 6 करोड़ पर दिखाएंगे। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं तो ये बोल रहा हूं कि इस 6 करोड़ को आज प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट कर लो? अच्छा सर, प्रेजेंट वैल्यू जो हम लोगों ने कैपिटल बजटिंग वगैरह में स्टडी किया, क्या उसकी बात कर रहे? बिल्कुल मैं उसी की बात कर रहा हूं जो आपने कैपिटल बजटिंग वगैरह में देखा है, या टाइम वैल्यू ऑफ मनी में देखा है, या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी जिसको हम कहते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का यूज करते हुए इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करो, इसको आज की डेट में कन्वर्ट करो। भाई 6 करोड़ तो 20 साल बाद है, आज की डेट में हो सकता है ये 50 लाख या 1 करोड़ हो जाए, जिसमें 6%, 10%, 10%, 10% मान लेते हैं, रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, इस 20 साल तक ऐड करने के बाद दैट विल बिकम 6 करोड़। इसका कैलकुलेशन हम लोग बाद में देखेंगे, आज हम लोग इसके कैलकुलेशन पर नहीं बैठे हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम ज्यादा ले लेगा। फिलहाल क्वेश्चन का पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे। मान लेते हैं इस 6 करोड़ को आज की डेट में कन्वर्ट करो तो 50 लैक्स आएगा। कितना आएगा सर? 50 लैक्स आएगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आज की डेट में आप एसेट को ये इस पर दिखाएंगे? बिल्कुल सही आप समझते हैं। हम एसेट को इनिशियली जो रिकॉग्नाइज करेंगे एट कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन प्राइस पर। तो इसमें 3 चीजें याद रखेंगे आप। जब आप कॉस्ट पर शो करेंगे तो परचेज कॉस्ट या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या एक्विजिशन कॉस्ट प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट प्लस decommissioning, restoration और similar liabilities. Is it clear? Dismantling cost भी आ जाएगी जी। इसमें आप शामिल नहीं करेंगे OPPE की कॉस्ट में, कसम खा लो कभी शामिल नहीं करोगे कोई भी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, कोई भी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, कोई भी ऐसी कॉस्ट शामिल नहीं करेंगे। मान लो कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमने एक हैवी अमाउंट एडवर्टीजमेंट का खर्च कर दिया, इनॉग्रेशन का कॉस्ट लगा दिया, ना 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 ना, ये हमारी एसेट के हिस्से नहीं बन सकते। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट एक बार हो गया। अच्छा एक बार और, इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट का मतलब है, मान लो मैंने एसेट को 1 जनवरी 2017 में 22.5 करोड़ रुपीस एक्सपेंडिचर करके एसेट को बना लिया। नाउ द एसेट इज वेरी मच कैपेबल टू यूज, ओके, बट we start to put to use in our operation and that is your 31st of July 2018. Sir, तो depreciation start to charge from 31st of July 2018 or it will be started to charge from 1st January 2017? Tell me clearly. वो आप बताओ, रेडी टू पुट टू यूज या एक्चुअल पुट टू यूज, कब से डेप्रिसिएशन लगेगा? एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। मैं वर्ड ये यूज कर चुका हूं, एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। तो एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट से ही हमारी इस एसेट पर कॉस्ट बियर होना शुरू हो जाएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होना शुरू हो जाएगा। चले फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और कि ये एक हमने जमीन यूज कर रहे हैं, इस पर मुझे कंस्ट्रक्शन करना है। दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन साइट।
मुझे इस पर बिल्डिंग बनानी है। मीनवाइल जब तक बिल्डिंग बने बने नीचे का ग्राउंड फ्लोर पूरा खाली है, मैंने सोचा क्यों ना इसको पार्किंग के यूज में दे दूं मार्केट में, और कुछ ना कुछ हमारी अर्निंग हो जाएगी। मार्केट में वैसे ही ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा है, तो अगर ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा है तो उसका यूज़ किया जाए, कुछ ना कुछ अमाउंट आता रहेगा जेब में, पॉकेट मनी। तो मैंने उसको पार्किंग में दे दिया। अब बताओ, जो वहाँ से रिकवरी हो रही है, यहाँ एसेट के कंस्ट्रक्शन पर कॉस्ट लगती जा रही है और इधर से थोड़ी उस एसेट से हमको रिकवरी हो रही है। शुड इट डिडक्ट द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट और इट शुड बी ट्रीटेड एज आइटम ऑफ रेवेन्यू और इनकम? क्या ये हमारी एसेट की डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है? क्या ये मेरी वो कॉस्ट है जिस एसेट को जिस कंडीशन और लोकेशन तक लाने के लिए खर्च किया गया है? नहीं सर, इसका तो उससे कोई लेना देना नहीं। अगर वो नहीं भी लगाते, अगर हम उस पार्किंग को नहीं भी बनाते, तो भी हमारा खर्च तो होता ही होता। पार्किंग का बाकी चीज़ों से क्या लेना देना? तो ये पार्किंग का जो हमारा रेवेन्यू या कॉस्ट है, वो हमारा पीपीई यानी प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा। वो हमारा पीएल स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसा आप ट्रीटमेंट आज तक करते थे वैसा ही करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरह। जी, तो एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल कवर हो गया। अच्छा जी, डीकमीशनिंग का हमने आपको हिस्सा बता दिया। 1 कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, ये भी हमने डिस्कस तो कर ही लिया खैर, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें आप लोग बहुत जरूरी दिमाग में सेट करेंगे। ये जो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट होती है, मैं अपनी बिल्डिंग खुद बनवा रहा हूँ, दिस इज नोन एज सेल्फ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। और अगर मैं अपनी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट बनवा रहा हूँ, तो ये याद रखेंगे किसी भी तरह का कोई भी इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट या गेन आप शामिल नहीं करेंगे। इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट को आप उस कॉस्ट का हिस्सा नहीं मानेंगे। सर समझ में नहीं आई बात? मैं अगर ये बोलूं कि मैंने सीमेंट बाय किया 150 पर बैग के हिसाब से, मैं सोच लूं कि इस पे कुछ प्रॉफिट ऐड करके अपनी प्रॉपर्टी का कॉस्ट बना लूं, तो आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ना कोई एबनॉर्मल गेन ले आएंगे, ना कोई एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट करेंगे, ना ही इंटर डिपार्टमेंटल या इंटरनल प्रॉफिट्स को आप ट्रीट करेंगे। तो इंटरनल प्रॉफिट्स आर टू बी not to be part of the cost, first thing. Second thing, जो एबनॉर्मल लॉस होते हैं, मान लो मटेरियल लगना चाहिए था 1,00,000 बैग्स ऑफ सीमेंट, 1,00,000 बैग्स ऑफ सीमेंट, लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया और 1,10,000 बैग्स लग गए सीमेंट के, तो केवल 1,00,000 बैग्स को ही कंसीडर किया जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट में, फिलहाल प्रॉपर्टी में। तो ये जो 10,000 आपने एबनॉर्मल वेस्टेज दिया है ना, चाहे वो मटेरियल का एबनॉर्मल वेस्टेज हो, चाहे लेबर का एबनॉर्मल वेस्टेज हो, चाहे किसी और खर्चे का एबनॉर्मल वेस्टेज हो, वो आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का हिस्सा नहीं बनता। ना तो इंटरनल प्रॉफिट्स को आप ट्रीट कर सकते हैं कॉस्ट का हिस्सा, ना एबनॉर्मल लॉसेस को आप ट्रीट कर सकते हैं कॉस्ट का हिस्सा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट कॉस्ट, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के हिसाब से आप इंटरेस्ट कॉस्ट को ट्रीट करेंगे। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 कहता है दैट द इंटरेस्ट कॉस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज, देन इट विल बी फॉर्म पार्ट ऑफ आवर पीपीई, अदरवाइज नॉट। तो इंटरेस्ट को जब भी कैपिटलाइज करने की बात आएगी, तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का रेफरेंस लेकर फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में उसको कैपिटलाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं। इसके साथ अगर मैं ये बोलूं अकाउंटिंग, अच्छा बियरर प्लांट,
जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, बियरर प्लांट आर नाउ टू बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का हिस्सा बन चुका है। बियरर प्लांट हमारा फिक्स एसेट का हिस्सा बन चुका है, टेंजिबल एसेट का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि उससे हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लेंगे और उसकी लाइफ 1 साल से अधिक होती है, और उसको उसकी लाइफ के एंड होने के बाद हम स्क्रैप की तरह सेल करने का भी इंटेंशन रखते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। जी, तो बियरर प्लांट को भी वैसे ही शो करेंगे जैसे हम लोग बाकी एसेट्स को शो कर रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। अच्छा, अगर हम कोई एसेट हायर परचेज पर ले लें तो क्या होगा? अगर हम कोई एसेट हायर परचेज पर ले लें तो क्या होगा? तो कहा गया सर, कैश प्राइस को आप कॉस्ट का हिस्सा मानेंगे, उसके इंटरेस्ट पार्ट को कॉस्ट का हिस्सा नहीं मानेंगे। इंटरेस्ट को कॉस्ट का हिस्सा नहीं मानेंगे क्योंकि इंटरेस्ट को, भाई आप लोगों ने हायर परचेज वगैरह किया है ना, जितने पर हायर परचेज में एसेट को खरीदते थे उसको 2 पार्ट में तोड़ते थे। ये कॉस्ट प्राइस या कैश प्राइस होता था और ये इंटरेस्ट वैल्यू होती थी। इंटरेस्ट वैल्यू को ओवर द पीरियड हम लोग रिकॉग्नाइज करते थे एज एन एक्सपेंडिचर, और कैश प्राइस को ही कॉस्ट ट्रीट करते थे। मैं यहाँ पर वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, मुझे इसको पढ़ाने की आपको जरूरत भी नहीं थी। प्रॉब्लम तो उस समय आती है सर जब एक एसेट को दे करके दूसरी एसेट ली जाती है। जब एक एसेट को दे करके मैं दूसरी एसेट लूं, तो अगर कोई एसेट एक्सचेंज होती है तो उस केस में हम कॉस्ट को कितना कंसीडर करें, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। अगर कोई एसेट एक्सचेंज में हमारे पास आती है, मैंने आपको ये डस्टर दिया, आपसे मैंने कॉपी ली, अब प्रॉब्लम ये आती है जो मेरे पास कॉपी आई है उसको हम किस वैल्यू पर शो करें, प्रॉब्लम तो ये है ना। तो कहा गया फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप, जो एसेट गिवन अप हो रही है, जो एसेट मैं छोड़ रहा हूं उसकी फेयर वैल्यू देख लो, या जो एसेट आ रही है उसकी मार्केट वैल्यू यानी कि फेयर वैल्यू देख लो। विलिंग बायर और विलिंग सेलर दोनों को मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज है, तो उस केस में जो मार्केट वैल्यू आएगी उसको हम फेयर वैल्यू का नाम देंगे। विलिंग बायर और विलिंग सेलर के केस में अगर दोनों पार्टीज मार्केट के बारे में नॉलेज रखती हैं तब तो हम उसको क्या नाम देंगे? फेयर वैल्यू देंगे, अदरवाइज नहीं। हाँ, अगर एसेट छोड़ी जा रही है उसकी मार्केट वैल्यू ले लो, फेयर वैल्यू ले लो, फेयर वैल्यू ले लो। अगर दोनों वैल्यूज हमको अवेलेबल नहीं है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तब तो हम लोग एक एक्सपर्ट से सलाह लेंगे, वैल्यूएशन एक्सपर्ट से सलाह लेंगे। जी, किससे सलाह लेंगे? वैल्यूएशन एक्सपर्ट। फिलहाल इस पर हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको अभी कॉस्ट ऑफ सच एन आइटम ऑफ पीपी इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू पर कंसिडर करेंगे। और अगर फेयर वैल्यू नहीं अवेलेबल हो पाए या मार्केट वैल्यू नहीं अवेलेबल हो जाए या उसकी कॉमर्शियल पैरेलेंस अवेलेबल नहीं है, लैक ऑफ कॉमर्शियल वैल्यू है, तो उस केस में हम लोग 2 रास्ते देखेंगे। फिलहाल मैं उस चीज़ को आपको अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो डिस्कस करेंगे। फिलहाल हल्का सा मैं हिंट दे दूं, यहां पर भी आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वाली पॉइंट को डिस्कस करना पड़ेगा कि ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट हमको कितना गेन हो सकता है, उसका प्रेजेंट वैल्यू ले लो। अब बात समझ में आई? जी सर, उसको हम लोग एक्सचेंज ट्रांजैक्शन लैक कॉमर्शियल सब्सटेंस होने पर हम लोग कुछ ऐसा ही यूज करेंगे। जी, अच्छा, कभी कभी होता क्या है कि हम लोग एसेट को, कई एसेट्स एक साथ बल्क में खरीद लेते हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कई एसेट्स एक साथ खरीद लेते हैं, 3, 4, 5, 6 एसेट्स एक साथ बाय कर लेते हैं। और अगर हमने एक साथ कई एसेट्स को बाय कर लिया तो प्रॉब्लम ये आती है हर एक एसेट्स को कितनी वैल्यू पर शो करें। तो कहा गया जितने में आपने टोटल एसेट्स बाय की हैं हर एक एसेट्स का फेयर वैल्यू ले लीजिए, उसी रेशियो में आप सबको बांट दीजिए, बात खत्म हो गई। ज़्यादा टेंशन और बीमार होने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ग्रांट अगर मुझे मिलती है तो अगर मेरी एसेट है 20 करोड़ की, मुझे 1 करोड़ गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई, आई विल डिडक्ट इट आउट फ्रॉम द टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। नाउ द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विल बी रुपीज 19 crore, 1 crore will be deducted out from rupees 20 crore. If I am going to get rupees 1 crore as a government grant, then it will
डिडक्ट आर टोटल कॉस्ट। इज इट क्लियर? जी सर। अच्छा, एक बार अगर रिकॉग्निशन हो गया एसेट्स का, किस पर एसेट्स का रिकॉग्निशन हो गया? इनिशियली, ये कॉस्ट मॉडल। अब इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद प्रॉब्लम आती है आफ्टर रिकॉग्निशन, किस पर मेजरमेंट करेंगे? तो कहा गया या तो कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल, या तो कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल। मैं फिर से बोल दूं, मैंने ये नहीं बोला कि कॉस्ट मॉडल को करना है और रिवैल्यूएशन मॉडल को भी करना है। मैंने कहा वी हैव टू अप्रोचेस, वी हैव टू डिफरेंट अप्रोचेस टू ऑप्ट। If you are just going to opt cost model, then you have to stick with that. If you are now going to opt revaluation model, now you have to continue follow the same approach. Okay, ये ऑप्शनल नहीं है, दिस इज नॉट एन ऑप्शनल थिंग, दिस इज अ कंपल्शन थिंग, कंपल्सरी, दैट इज कंपल्शन ओवर यू। नाउ कॉस्ट मॉडल कहता है कि बट ऑब्वियस है, ये वंस रिकॉग्नाइज हो गई एसेट पीपीई में, अब इसको कैरिंग अमाउंट कितने पर ले जाएं, यानी ये अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैरिंग अमाउंट के बारे में, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर हम इसको किस वैल्यू पर शो करें, अब हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सर किस वैल्यू पर आप शो करना चाहते हैं? मैंने कहा कॉस्ट ऑफ पीपीई, जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, बिल्कुल सही है सर। इसमें से आप माइनस करने जा रहे हैं, बिल्कुल नई चीज आने जा रही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर आप भी मजाक करते हैं, ये तो हम लोग आज तक पढ़ते आए थे। नहीं भाई, मेरा पर्पस यहां तक नहीं था। एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस से मेरा मतलब था। जी सर, ये है आपकी कॉस्ट मॉडल अप्रोच। क्लियर? ये हमारा है कॉस्ट मॉडल अप्रोच। अब हम किसकी बात करेंगे? सर ये एक बार क्लियर करिए, आप भागिए मत आगे। ये इम्पेयरमेंट लॉस क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 इम्पेयरमेंट लॉस के बारे में बताता है। इम्पेयरमेंट लॉस भी रिवैल्यूएशन का एक तरीका है एसेट को कम दाम पर लाने के लिए। फिलहाल अभी हम इस पर डिस्कस नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ये नया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इसके डिफरेंट सेगमेंट और पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद वापस जब हम लोग आएंगे तो इम्पेयरमेंट लॉस के बारे में बिल्कुल डिस्कस करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे, और उसकी डेफिनेशन को भी डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पेयरमेंट। अगर आप लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 नहीं पढ़ रखा तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। जब हम लोग इसके बारे में डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर मैं इम्पेयरमेंट लॉस के बारे में आपको 10 मिनट जरूर दूंगा, ताकि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 है, अगर आपने पढ़ रखा है तो रिवीजन होगा, अगर नहीं पढ़ रखा तो आपकी जो प्रॉब्लम है वाई टू डिडक्ट, यू विल गेट इट क्लैरिफाइड। नाउ व्हाट अबाउट रिवैल्यूएशन मॉडल? रिवैल्यूएशन मॉडल कहता है कि एसेट्स को आप दो पार्ट में तोड़ दीजिए, एसेट्स को आप दो पार्ट में तोड़ दीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या बोल रहे हैं सर आप? फिर से मैं ये बोल रहा हूं, ये दो अप्रोचेस हैं मेरे पास, इसको फॉलो किया तो कंसिस्टेंटली वी हैव टू फॉलो द सेम अकाउंटिंग पॉलिसी, इसको फॉलो किया तो अब हमें इसी को फॉलो करना पड़ेगा। नाउ वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू स्विच ओवर फ्रॉम दिस वन अप्रोच टू दिस वन अप्रोच। जी, तो वॉलेटाइल पीपी एंड अदर्स, वॉलेटाइल प्रॉपर्टी, वॉलेटाइल प्लांट और वॉलेटाइल इक्विपमेंट। वॉलेटाइल का मतलब होता है जिसकी वैल्यूज में बहुत ज्यादा और बार बार चेंजेस आए, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, ये होता रहता है वॉलेटाइल पीपी। और ये नॉन वॉलेटाइल पीपीई है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू में बहुत कम डिफरेंसेस या चेंजेस आए। तो एनुअल रिवैल्यूएशन इसका होना जरूरी है, और 3 to 5 ईयर्स के गैप में इसका रिवैल्यूएशन होना जरूरी है। तो हमेशा 3 साल 4 साल या 5 साल के गैप में आप इसका रिवैल्यूएशन करते रहेंगे, और इसका रिवैल्यूएशन हर साल के अंत में एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एट व्हाट वैल्यू इट शुड बी कैरिड इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, वी हैव टू रिवैल्यूएट अगेन एंड अगेन इन ईच एंड एवरी ईयर। दिस इज योर रिवैल्यूएशन मॉडल। अब इसके बारे में थोड़ी और बात कर लें। जी सर बिल्कुल बात कर लें, आप उसी के लिए हैं ही, हटा दें इसको।
अब अगर मैं बात करूं रीवैल्यूएशन अप्रोच की, मान लेते हैं मेरी बैलेंस शीट में कोई एसेट थी 10 करोड़ की। जब हम इसका रीवैल्यूएशन कर रहे हैं तो हमें पता चला नाउ इट हैज अ रीवैल्यूड फिगर इज 12 करोड़। सर क्या ये अलाउड है? बिल्कुल अलाउड हो चुका है। रिवैल्यूएशन अप्रोच बिल्कुल अलाउड हो चुका है। घबराने और डरने की बात नहीं। कॉस्ट मॉडल यूज करना हो दैट इज अप टू यू, बट इफ यू जस्ट वांट टू अडॉप्ट रिवैल्यूएशन मॉडल यू कैन ऑप्ट इट सो। अब ये 2 करोड़ जाए तो जाए कहाँ? इसको हम ट्रांसफर कर देंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व, जिसको हम ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं या शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं। आप डायरेक्ट एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। इज इट क्लियर जी? अब फ्यूचर में अगर इस एसेट का दाम कम हो जाए, मान लो फिर से रिवैल्यूएशन हुआ, क्या हुआ? तो हम और इसकी वैल्यू डिडक्ट हो गई। अब बढ़ने के बजाय क्या हो गई? डिडक्ट हो गई। मान लेते हैं 1 करोड़ से डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते जाओगे, वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिलहाल हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, हम आपके केवल बेसिक पॉइंट्स क्लियर कर रहे हैं पीपीई पर। जब न्यूमेरिकल आएंगे तो आप देखेंगे कि हम लोग 12 करोड़ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते चले जाएंगे। और उसके बाद मान लो 1 करोड़ रुपए डिडक्ट हो गया। अब आपके पास तो 2 करोड़ के एक्सटेंट तक अमाउंट पड़ा हुआ है ना जी, आप रिवैल्यूएशन रिजर्व से माइनस कर लेंगे, आपस में एडजस्टमेंट हो जाएगा। यू हैव सरप्लस फंड, आप डिडक्ट कर लो सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं। इज इट क्लियर जी? मैंने कहा 2 करोड़ से एसेट का दाम कम हो गया, ये भी तो हो सकता है। तो क्या आप इसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाएंगे? नहीं सर, आपने ऐसी बात करते हैं हम इसको रेवेन्यू रिजर्व, यानी कि इसको हम सीधे सीधे पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ ले जाएंगे? कहाँ ले जाएंगे? पीएल अकाउंट में। क्लियर? डायरेक्ट चार्ज कर दो। सोचने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पीएल स्टेटमेंट में लेकर चले गए। अच्छा, बाद में मान लो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, बाद में इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो हम डायरेक्ट पीएल से इसको ले आएंगे। कहां से ले आएंगे? डायरेक्ट पीएल से ले आएंगे जी सर। पक्की बात है, इसमें कहीं कोई दिक्कत? अगर सबसे पहले पीएल में गया तो पीएल से ले आओ, बाद में इंक्रीज होने पर, पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व में गया, अब डिक्रीज हो रहा है, प्लस होने के बाद माइनस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से आप माइनस करेंगे। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं रहा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं आपको अब बोलूं कि जब भी हम रिवैल्यूएशन की बात करेंगे वो क्लास ऑफ एसेट्स पर बात करेंगे, नॉट ऑन इंडिविजुअल एसेट्स ना, इसकी बात नहीं करेंगे। यानी अब आपको जो रीवैल्यूएशन का बेनिफिट मिलना है वो कंप्लीट क्लास ऑफ एसेट्स पर मिलेगा। लैंड मतलब सारी लैंड, प्लांट मतलब सारी प्लांट, प्रॉपर्टी मतलब सारी प्रॉपर्टी, बिल्डिंग मतलब सारी बिल्डिंग, फर्नीचर मतलब सारी फर्नीचर। क्लियर है? जो आप बैलेंस शीट में एक सेम क्लास ऑफ एसेट को शो करेंगे वो सारी क्लास ऑफ एसेट्स को आपको रिवैल्यू करना पड़ेगा। एयरक्राफ्ट मतलब सारे एयरक्राफ्ट, शिप मतलब सारे शिप्स, जितने इक्विपमेंट होंगे वो सारे मतलब जिस कैटेगरी में आपने रखे हैं सामान को, वो सारे के सारे क्लास ऑफ एसेट। अगर किसी इंडिविजुअल एसेट्स को आपको ऑप्शन नहीं मिला है, अगर मैं फर्नीचर को रिवैल्यू कर रहा हूं तो सारे क्लास ऑफ फर्नीचर को रिवैल्यू करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी को छोड़ दो, प्लांट को छोड़ दो, फर्नीचर को तो ले आओ, सारे फर्नीचर को आपको रिवैल्यू करना पड़ेगा। तो आप जब भी रिवैल्यू करेंगे कंप्लीट क्लास ऑफ एसेट्स को रिवैल्यू करेंगे, ना कि इंडिविजुअल एसेट्स के बेसिस पर रिवैल्यूएशन का आपको बेनिफिट मिलेगा जी। अच्छा, एक और पॉइंट,
मान लेते हैं कि एसेट की लाइफ ओवर, एसेट की लाइफ ओवर, एसेट खत्म, और अभी भी हमारे पास यहां बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन रिजर्व रखा हुआ है, 1 करोड़ रुपए का रिवैल्यूएशन रिजर्व रखा हुआ है। स्टिल देयर इज अ बैलेंस ऑफ ₹1 करोड़ एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट और डिस्पोजल ऑफ द एसेट। अब जब रिटायरमेंट और डिस्पोजल ऑफ द एसेट के समय अगर 1 करोड़ रुपए मेरी बैलेंस शीट में दिख रहा है रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो आप कहेंगे सर जब यहां एसेट दिखता है और इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो आप ना इसको डेबिट को डेबिट में, डेबिट की कमी को डेबिट में ले आते हैं। इसी तरह क्रेडिट की कमी को आप कहाँ ले आएंगे? क्रेडिट में। दिमाग से निकाल दें, दिमाग से निकाल दें। ये रीवैल्यूएशन रिजर्व डायरेक्ट आपका रेवेन्यू रिजर्व में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट ट्रांसफरिंग इट थ्रू योर पीएल अकाउंट। आप इसको पीएल अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर करने की कोशिश बिल्कुल मत करेंगे, बिल्कुल ऐसी गुस्ताखी करना मना है। आप अपने रीवैल्यूएशन रिजर्व को जब भी डिस्पोजल या एसेट के रिटायरमेंट के समय खत्म करेंगे, इट विल डायरेक्टली ट्रांसफर टू रेवेन्यू रिजर्व विदाउट ट्रांसफरिंग इट वाया पीएल स्टेटमेंट और पीएल अकाउंट। ऐसा आप नहीं करेंगे। ट्रांसफर फ्रॉम रेवैल्यूएशन सरप्लस टू द रेवेन्यू रिजर्व आर नॉट मेड थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये एक स्पेशल लाइन है, इसको आप कहीं नोट कर लें तो आपके लिए फायदा रहेगा। ठीक, अभी तक जितनी भी बातें की वो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और ये बेस हम लोगों ने पूरा खत्म कर लिया। अब डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट लॉस के बारे में हमको डिस्कस करना है। फिलहाल हम लोगों को जितना भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के बारे में डिस्कस करना था, जैसा कि आज तक था, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो अब इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में मर्ज हो चुका है, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज नो मोर, वो खत्म, वो आउटडेटेड हो गया, उसको पढ़ना बेकार है। अब हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में समझ लो अब क्या ऐड करने जाएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 को, डेप्रिसिएशन को, क्योंकि अब डेप्रिसिएशन भी हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का पार्ट बन गया है। तो अब तक हम लोगों ने यही देखा कि एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है, रिकॉग्निशन की क्राइटेरिया क्या है, 2 क्राइटेरिया थी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए और कॉस्ट को रिलायबली मेजर किया जा सके। उसको रिकॉग्निशन की बात की थी, इनिशियल रिकॉग्निशन और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, इनिशियल एट द टाइम ऑफ द एक्विजिशन, बाद में एडिंग, रिप्लेसमेंट और सर्विसिंग के बारे में बताया था, स्टैंड बाय इक्विपमेंट के बारे में बताया था, मेजर इंस्पेक्शन चार्जेस के बारे में बताया था, याद आया होगा? जी सर, बिल्कुल याद आ गया। इसके बाद फिर हम लोगों ने जब बात की थी कि मेजरमेंट किस पर शो किया जाए, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया या तो कॉस्ट मॉडल अप्रोच पर जाएंगे या आफ्टर रिकॉग्निशन हम लोग कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन अप्रोच पर जाएंगे। इनिशियल रिकॉग्निशन एट द टाइम ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन वी हैव टू शो इट एट कॉस्ट, वी हैव टू रिकॉग्नाइज इट एट कॉस्ट। और कॉस्ट में हम लोगों ने परचेस कॉस्ट को शामिल किया था, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को शामिल किया था और डीकमीशनिंग और रीस्टोरेशन कॉस्ट को भी शामिल किया था, जो फ्यूचर में इनकर होगी लेकिन उसकी एस्टिमेटेड लायबिलिटी को आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके ऐड किया था। और उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बारे में मैंने बात की। अच्छा, अगर हम लोग कॉस्ट मॉडल के बाद आते हैं आफ्टर रिकॉग्निशन, वी हैव टू शो इट आउट एट कॉस्ट मॉडल अप्रोच और रिवैल्यूएशन मॉडल अप्रोच। तो हम लोगों ने कॉस्ट मॉडल अप्रोच में देखा कि टोटल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इम्पेयरमेंट को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो आता जाएगा। इसके बाद हमने बताया रिवैल्यूएशन अप्रोच। रिवैल्यूएशन अप्रोच अगर आपने एक बार अडॉप्ट कर लिया, यू हैव टू कंसिस्टेंटली फॉलो इट। अगर वोलेटाइल एसेट है तो हर साल आपको एनुअल रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, अदरवाइज हर 3 से 5 साल के गैप में आपको एक बार रिवैल्यूएशन करना ही करना पड़ेगा। नॉन वोलेटाइल एसेट में, नॉन वोलेटाइल एसेट वो होती हैं जिनकी मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंसेस या चेंजेस नहीं आते, मार्केट वैल्यू में ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं होते। वोलेटाइल एसेट जिनमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। इज इट क्लियर? रिवैल्यूएशन में अगर हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम उसको डायरेक्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, बाद में अगर डिक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में अगर कोई बैलेंस पड़ा हुआ है तो वहां से माइनस करेंगे, अगर वहां पर रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस नहीं पड़ा है तो हम डायरेक्ट इसको पीएल से माइनस कर देंगे। इज इट क्लियर? अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व हमने शुरू में ही एसेट को डिक्रीज कर दिया तो डिक्रीज किया तो डायरेक्ट पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, बाद में एसेट को अगर इंक्रीज किया तो टू द एक्सटेंट ऑफ डिक्रीज वी हैव टू कैरी इट आउट फ्रॉम द पीएल अकाउंट बाय क्रेडिटिंग इट। शुरू में पीएल में डेबिट किया था भाई, 10 करोड़ की एसेट थी, 9 करोड़ पर ले गए, 1 करोड़ पीएल में चार्ज कर दो,
बाद में 50 लाख या 1 करोड़ बढ़ा रहे हैं या 1.5 करोड़ बढ़ा रहे हैं, तो 1 करोड़ तक के पीएल से क्रेडिट कर सकते हैं ना, जो हमने डेबिट कर रखा था। बिल्कुल सर, तो पहले क्रेडिट कर लो, बाद में जो एक्स्ट्रा है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। इज इट क्लियर? जी सर, ये तरीका समझ में आया? बिल्कुल सर। नहीं समझ में आया तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ना, अभी हम कहाँ आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इतनी डिटेल में मालूम हो। मैं फिर से एक बार इस चीज़ को बता देता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास बैलेंस शीट में कोई बिल्डिंग है 10 करोड़ की, मैंने रीवैल्यूएशन कर दिया, 2 करोड़ बढ़ गया, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व। फ्यूचर में कभी इसमें डिक्रीज हो गया, मान लो 1 करोड़ का डिक्रीज हो गया, तो इसमें बैलेंस है ना, डायरेक्ट यहीं से डिक्रीज कर दो फ्यूचर में 2 साल 3 साल बाद, और उन 2 साल 3 सालों पर हम तब तक डेप्रिसिएशन चार्ज करते जा रहे हैं। इज इट क्लियर? ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, हमारी बैलेंस शीट में एक बिल्डिंग दिख रही है 10 करोड़ की, मैंने इसको कम कर दिया 1 करोड़ 2 करोड़, तो हम इसको डायरेक्ट कहाँ ले जाएंगे? रीवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग के नाम से 2 करोड़ माइनस हो गया, डेप्रिसिएशन चार्ज करते जा रहे हैं 8 करोड़ पर करते जा रहे हैं, बाद में कभी 1 करोड़ प्लस किया तो हम डायरेक्ट इसको पीएल से ले आएंगे उस साल, पीछे वाले साल में नहीं, जिस साल में ये आया है। 2 करोड़ माइनस किया था, 1 करोड़ वापस लाने में क्या दिक्कत है? वापस ले आए, 2 करोड़ तक हम वापस ला सकते हैं ना। मान लो 3 करोड़ बढ़ गया तो 2 करोड़ यहाँ से आएगा और 1 करोड़ आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व से आ जाएगा। इज इट क्लियर? बिल्कुल सही है सर, अब बात समझ में आ गई। रीवैल्यूएशन पूरे क्लास ऑफ एसेट्स का होता है, इंडिविजुअल एसेट्स का नहीं होता। और जब आप एसेट को डिस्पोजल या रिटायरमेंट करते हैं उस समय अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ बैलेंस है, सरप्लस है, तो उसको आप डायरेक्ट रेवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। पीएल अकाउंट के थ्रू इसको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है रिवेन्यू रिजर्व में, आप सीधे रिवैल्यूएशन रिजर्व को रेवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे बिना इसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर किए। जी सर, तो हम लोगों ने अभी तक केवल इतनी ही चीज़ें देखी थी और अब बहुत आसान लग रहा होगा। देखें ना, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, मुश्किल से 5 मिनट लग रहा है रिवीजन करने में, हार्डली इट टेक्स 5 मिनट टू गेट इट रिवाइज। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब बिल्कुल नया टॉपिक आएगा, मुझे नहीं लगता पीछे कुछ बचा हुआ है। तो डेप्रिसिएशन से स्टार्ट करेंगे और डेप्रिसिएशन हार्डली इट विल टेक हाफ एन आवर एंड आफ्टर दैट इम्पेयरमेंट लॉस। थैंक यू बच्चों।